Good morning. My name is Dr. Shabnam Khan. I am assistant professor in St. Thomas College, Guwabanda, Bhilai. Today I am going to explain about active learning method. So what is active learning method? Active learning is a student-centered approach in which the responsibility of learning is placed upon the students, often working in collaboration with classmates. In active learning, teachers are facilitators rather than one-way providers of informations. एक्टिव लर्निंग में क्या होता है, तो जो लर्निंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारी की सारी स्टूडेंट्स की होती है। अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ मिल के बच्चे सीखते हैं। वैसे जो नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग होती है उसमें क्या होता है, वो जो टीचिंग होती है वो ज़्यादातर टीचर सेंटर्ड टीचिंग अप्रोच होता है, जहाँ पे टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, और वहाँ स्टूडेंट्स का जो पार्टिसिपेशन होता है वो बहुत ही कम होता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लर्निंग किसको करना है, बच्चों को करना है। सीखना किसको है, बच्चों को सीखना है। तो एक्टिव भी बच्चों को ही होना पड़ेगा। अगर बच्चे खुद से एक्टिव होके अपने फ्रेंड्स के साथ एक्टिव होके सीखते हैं तो लर्निंग जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है और ज़्यादा लंबे समय तक रहती है। इसीलिए जो लर्निंग जो प्रोसेस है वो कौन सा होना चाहिए, एक्टिव लर्निंग होना चाहिए, ना कि पैसिव लर्निंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे टीचर्स का रोल बिल्कुल है ही नहीं, बच्चे खुद से पढ़ लेंगे, खुद से सीख लेंगे, ऐसा नहीं है। टीचर का रोल भी इस एक्टिव लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीचर को एज अ गाइड, एज अ फैसिलिटेटर यहाँ पे रोल प्ले करना पड़ता है, जो स्टूडेंट्स को सही मार्गदर्शन दे सके कि उनको किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी बुक्स रेफर करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये सारा जो काम रहता है वो टीचर्स का रहता है। ये है कोन ऑफ लर्निंग, दिस इज कोन ऑफ लर्निंग। इसमें क्या कहा गया है कि जो हम सीखते हैं, अगर हम पढ़ के कोई चीज़ सीखते हैं तो वो हमें सिर्फ 10% तक याद रहती है। अगर हम कोई वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो का हम 30% ही याद रख पाते हैं। अगर हम कोई डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं तो उस डेमोन्स्ट्रेशन का हम 50% याद रख पाते हैं। अगर हम किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट होके हम कोई चीज़ को सीखते हैं तो वो हम 70% तक याद रख पाते हैं। और अगर हम कोई चीज़ खुद से करके सीखते हैं तो वो हम 90% तक याद रख पाते हैं। ये जो कोण है वो ये बता रहा है कि एक्टिव लर्निंग जो मेथड है वो हमें किस तरीके से हमें ज़्यादा लर्निंग में हेल्प करता है। ये जो है, दिस इज एडगर डेल कोन ऑफ लर्निंग। देखिए इसमें साइड में एक कोड लिखा हुआ है, आई सी आई फॉरगेट, मैं देखता हूँ और मैं भूल जाता हूँ। आई हियर एंड आई रिमेंबर, मैं सुनता हूँ और मैं थोड़ा सा याद रख पाता हूँ। आई डू एंड आई अंडरस्टैंड, मैं जब खुद से करता हूँ तब मैं उस चीज़ को समझ जाता हूँ। इस कोण में देखिए ये बताया गया है कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं उसके 2 हफ्ते बाद क्या होता है, उसके 2 हफ्ते बाद क्या होता है, जो हमने पढ़ने से सीखा था उसमें से भी हम 10% जो है वो याद रखते हैं। जो हमने सुना था उसको हम 20% याद रखते हैं। जो हमने देख के सीखा था उसको हम 30% याद रखते हैं। फिर वॉचिंग अ मूवी, लुकिंग एट एन एग्जीबिशन, वॉचिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन, सीइंग इट डन ऑन लोकेशन, ये जो चीज़ें हैं जब हम देख के करते हैं तो हमें जो हमने देखा है और सुना है वो हम 50% तक याद रख पाते हैं। जब हम डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो हम 70% तक याद रखते हैं। और जो हमने खुद से बोला है, खुद से किया है, वो हम 90% तक याद रख पाते हैं। देन एडवांटेजेस ऑफ एक्टिव लर्निंग मेथड, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इज इट इंक्रीजेज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। ये जो एक्टिव लर्निंग जो है वो स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है लर्निंग में ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि वो खुद से पार्टिसिपेट होके कोई चीज़ें सीखता है। देन इंक्रीजेज स्टूडेंट्स मोटिवेशन, स्टूडेंट्स को लर्निंग में मोटिवेट करता है, क्योंकि जब वो देखता है कि हम जब खुद से कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा लर्निंग हो रही है, हम ज़्यादा कुछ सीख पा रहे हैं, तो वो और ज़्यादा सीखने के लिए मोटिवेट होता है। देन इंक्रीजेज स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, स्टूडेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है लर्निंग में वो ज़्यादा बढ़ता है। देन अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस, टीचर सेंटर जब टीचिंग होती है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ही कम मौका मिलता है कि वो अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज़ शेयर कर सके। लेकिन जब हमारी क्लास स्टूडेंट सेंटर्ड होती है तो स्टूडेंट्स को अपने आइडियाज़ और ओपिनियंस रखने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है। देन अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस देयर स्किल्स, स्टूडेंट्स को अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस करने में हेल्प करता है।
इम्प्रूव्स ग्रुप वर्क डायनेमिक्स। ग्रुप में काम करना भी बच्चे सीखते हैं, और एक जब हम ग्रुप में काम करना सीखते हैं तो हम उस काम में भी किसी काम में भी इंटरेस्ट लेते हैं और एक दूसरे से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। रिकॉग्नाइजेस अ वैरायटी ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। जब बच्चे खुद से करके सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, तो एक ग्रुप में जब हम सीखते हैं दूसरों की भी बहुत सारी अच्छी आदतें सीखते हैं, और उसमें हम नए नए लर्निंग स्टाइल्स भी बच्चे लोग सीख सकते हैं। एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन लर्निंग। ये स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है कि वो खुद से सीखें, और ये खुद से सीखना है जो है वो बहुत अच्छी आदत है, और ये खुद से सीखने की जो आदत है उसको डेवलप करता है एक्टिव लर्निंग मेथड। तो अब हम देखेंगे टेक्निक्स, जो एक्टिव लर्निंग मेथड जो है उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। इसमें पहला है थिंक, राइट, पेयर एंड शेयर। ये जो टेक्निक है, ये इसमें क्या होता है कि टीचर ने जैसे कोई चीज़ बताई क्लास में, उसके बाद वो स्टूडेंट्स को कोई टास्क दे सकता है थिंक, राइट, पेयर एंड शेयर का। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया एक्टिव लर्निंग मेथड क्या है, तो मैंने यहाँ पे एक्टिव लर्निंग मेथड पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब जो इसके एडवांटेजेस हैं एक्टिव लर्निंग मेथड के, वो मैं स्टूडेंट्स को बोल सकती हूँ, अपनी क्लास में बीएड के स्टूडेंट्स को बोल सकती हूँ कि आपको क्या लगता है कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या, ये जो 4 जो स्टेप्स हैं थिंक, राइट, पेयर एंड शेयर, इसमें हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को पहले बोलेंगे कि आप ज़रा सोचिए कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, 2 मिनट 3 मिनट जितना आपको ठीक लगता है, आप बच्चों को टाइम दे दीजिए कि वो उसके एडवांटेजेस के बारे में सोचें। उसके बाद जो बच्चों ने सोचा है वो उसे अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि उनको क्या क्या लगता है एडवांटेजेस। उन्होंने लिख दिए, किसी ने 1 लिखा, किसी ने 2 लिखा, किसी ने 4 लिखा, किसी ने 10 लिखा। इस तरीके से बच्चों ने अपने अपने कॉपीज में नोट डाउन कर दिया एडवांटेजेस ऑफ एक्टिव लर्निंग। देन पेयर, आप क्लास में ही बच्चों का पेयर बना दीजिए और उनको बोलिए कि आपस में शेयर करें। तो वो उन्होंने जो सीखा है, उन्होंने जो कॉपी में लिखा है, वो आपस में शेयर करेंगे, और एक दूसरे से जो एक ने पॉइंट नहीं लिखा है और दूसरे ने लिखा है, वो एक दूसरे से शेयर करेंगे। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ थिंक, राइट, पेयर एंड शेयर। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि ये जो प्रोसेस जब पूरा कंप्लीट हो गया, तो आप बच्चों से बोल सकते हैं कि एक एक करके अपने आइडियाज़, अपने जो पॉइंट्स उन्होंने एडवांटेजेस के लिखे हैं, वो क्लास में सबके साथ शेयर करें, और आप उसको ब्लैक बोर्ड में एज अ टीचर आप उसको ब्लैक बोर्ड में लिखते जाइए। तो आप ये देखेंगे, आप जितने पॉइंट्स बता सकते हैं उसके अलावा भी आपको बहुत सारे, बहुत नए नए और बहुत अच्छे पॉइंट्स क्लास में मिलेंगे, क्योंकि जितने बच्चे क्लास में और उतने ही आइडियाज़, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ बच्चों के पास से मिल सकते हैं। देन नेक्स्ट इज क्लोज टेस्ट। A closed test is a test in which one is asked to supply words that have been removed from a passage in order to measure one's ability to comprehend text. Closed test है जो है वो फिलअप्स के जैसा ही है ना। जैसे फिलअप्स में हम सेंटेंसेस दे देते हैं, वैसे ही क्लोज टेस्ट में आप क्या कर सकते हैं कि आपने क्लास में कोई टेक्स्ट पढ़ाया और उस टेक्स्ट का कुछ एक पार्ट आप ब्लैक बोर्ड में लिख दीजिए, और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उसको मिस कर दीजिए, उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, और बच्चों को बोलिए कि वो उसमें भरेंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चों को कितना समझ में आया, बच्चे कितने अटेंटिव थे क्लास में। देन नेक्स्ट इज WH टेम्पलेट। WH टेम्पलेट मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, है ना। तो इस बेसिस पे आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी एक टॉपिक पे आप बच्चों को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और बच्चों को इसका आंसर देने के लिए बोल सकते हैं, या कॉपी में लिख के दिखाने के लिए बोल सकते हैं, या आपस में डिस्कस करके ये सब चीज़ें किसी एक टॉपिक पे लिखने के लिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज क्रोनोलॉग। क्रोनोलॉग इज द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। जिस ऑर्डर में कोई चीज़ अकर हुई है, जो चीज़ घटित हुई है, उस ऑर्डर में कोई चीज़ को याद कराना, उसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉग। जैसे इस तरीके का टेबल आप बना सकते हैं। इसमें 2002 से लेके 2010 तक जो जो चीज़ें घटित हुई हैं उनके बारे में ये मैंने एक टेबल बनाया है। जैसे 2002 में लिंक्डइन, 2004 में फेसबुक, 2005 में यूट्यूब, 2006 में ट्विटर, 2007 टम्बलर, 2010 इंस्टाग्राम, 2010 पिंटरेस्ट,
हिस्ट्री ऑफ पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इन ईयर्स में ये सब जो है वो पॉपुलर हुए थे। तो इस तरीके का आप टेबल एक बना के और बच्चों को बता सकते हैं और उनको सिखा सकते हैं कि इस तरीके से वो एक टेबल बना के वो खुद याद कर सकते हैं। दूसरा ये देखिए, ये है 9 प्लैनेट्स। ये भी याद करने का तरीका आप लोग ने भी सीखा होगा बचपन में, आपके टीचर्स लोग ने सिखाया होगा। माई वेरी इजी मैथड जस्ट स्पीड्स अप नेम्स। जैसे इस ये एक सेंटेंस है, माई वेरी इजी मेथड जस्ट स्पीड्स अप नेम्स। इस मेथड से ये सेंटेंस जो है वो याद करना बच्चों को बहुत इजी रहेगा। और इस सेंटेंस के हर वर्ड के फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है उससे एक एक प्लैनेट का नाम है। जैसे एम फॉर मरकरी, वी वीनस, ई अर्थ, एम मार्स, जे जुपिटर, एस सैटर्न, यू यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून। और जैसे हमने विबग्योर भी याद किया हुआ है, जैसे जो इंद्रधनुष में जो कलर रहते हैं उसको विबग्योर से याद करते हैं। तो ये सब क्या है, क्रोनोलॉग। अब ये देखिए एक और एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मुगल एम्परर्स इन ऑर्डर। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बना लिया है, भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है। ये याद करना बच्चों को बहुत इजी है और इसको याद करके ये एक सेंटेंस भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, इसको बस याद करके आप जो है ये सारी चीज़ें मुगल एम्परर्स किस ऑर्डर में आए थे उस ऑर्डर को आप याद कर सकते हैं। भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, इसका हर एक जो अल्फ़ाबेट है उसको लेते हुए सारे जो मुगल्स हैं उनके नाम लिखा हुआ है। बी फॉर बाबर, हुमायूं, अकबर, इस तरीके से पूरा उनका जो क्रोनोलॉग है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट इज फॉर्मूला। अभी जो हमने क्रोनोलॉग में देखा, क्रोनोलॉग टेक्निक में देखा था, उसमें क्या हुआ था कि हमने उसी ऑर्डर में याद करने की कोशिश की थी। एक हमने सेंटेंस बना लिया था या कोई टेक्निक बना ली थी जिससे हम जो जिस सीक्वेंस में हुआ है उस सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। ये फॉर्मूला पैटर्न में हम क्या करते हैं कि हम कोई चीज़ को याद करने के लिए अपने आप ही, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक क्रोनोलॉग में हो, प्रॉपर सीक्वेंस में हो। आप कोई सा वर्ड बनाइए और उस सीक्वेंस में याद करने के लिए आप कोई फॉर्मूला बना लीजिए। जैसे कि इसमें है नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया में इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले बांग्लादेश आना चाहिए या पहले अफगानिस्तान आना चाहिए। इसमें कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, लेकिन इसको याद करने के लिए आप कोई फॉर्मूला बनाइए। जैसे मैंने बनाया है बचपन MBA, है ना। तो इसमें इस जो ये जो दो वर्ड्स हैं इनके बेसिस में मैंने ये सारे नाम लिखे हुए हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई प्रॉपर सीक्वेंस क्योंकि नहीं है, इसलिए ये क्रोनोलॉग नहीं है, ये फॉर्मूला पैटर्न है। नेक्स्ट इज माइंड मैप। माइंड मैप क्या है? डायग्राम इन विच इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड विजुअली, usually with a central idea placed in the middle and associated ideas arranged around it. माइंड मैप क्या है? आप एक माइंड में मैप बना लीजिए, एक कोई सा डायग्राम बना लीजिए, कोई पाई चार्ट बना लीजिए और उस पे उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप उसके अगल बगल में लिख के आप उसको याद कर सकते हैं। जैसे मेन आइडिया को आप बीच में लिख दीजिए और उसके रिलेटेड आइडियाज जो है वो उसके अगल बगल में लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बनाया है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, टीम स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये मेन आइडिया है हमारा स्पोर्ट्स, और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, टीम स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स जो है ये इसके सब आइडियाज़ हैं। और कौन कौन से हैं ये हमने उसके चारों तरफ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से मैपिंग करके करना भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं या आप भी क्लास में बच्चों को सिखा सकते हैं। एक और मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे ट्रीज़ क्या देते हैं हमें? ऑक्सीजन, वुड। फिर ऑक्सीजन क्यों इम्पॉर्टेंट है, वुड कैसे इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक एग्जाम्पल है माइंड मैपिंग का। देन नेक्स्ट टेक्निक इज समराइजेशन। समराइजेशन इज टू रिड्यूस टू अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ मेन पॉइंट। कोई भी चीज़ को समराइज करना आप बच्चों को बता सकते हैं। आपने लंबा लंबा कोई सा टेक्स्ट पढ़ा दिया, कोई स्टोरी बता दी, कोई हिस्ट्री बता दी, तो उसको फिर समराइज करना, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो बच्चे लोग नोट करके और उसको शॉर्ट करके समरी लिख के उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग इज टू एक्ट आउट और परफॉर्म द पार्ट ऑफ अ पर्सन और कैरेक्टर। ये हम ज़्यादातर क्लास में यूज़ करते हैं और ये ज़्यादातर यूज़ होता है ड्रामा में।
इंग्लिश में, हिंदी में। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई सी स्टोरी है जैसे उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, तो एक एक कैरेक्टर हम एक एक स्टूडेंट्स को अलॉट कर देते हैं और वो उसका रोल प्ले करते हैं। ये हम हिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। हिस्ट्री में जो कैरेक्टर्स हैं वो हम अलग अलग स्टूडेंट्स को अलॉट करके, और वो जो कैरेक्टर्स हैं बच्चे उसका रोल प्ले करेंगे। तो जब वो खुद रोल प्ले करेंगे, उसके कैरेक्टर्स को प्ले करेंगे, तो वो ज़्यादा उसको सीख पाएंगे। Next technique is educational games. Educational games are games that are designed to help people to learn about certain subjects, expand concepts, reinforce development, understand a historical event or culture, or assist them in learning a skill as they play. Educational games बहुत सारे होते हैं, जैसे कि puzzles है, hangman है, quiz है, डिबेट है। इस तरीके के जो गेम्स हैं वो आप क्लास में करा सकते हैं। कोई से भी आपने चैप्टर पढ़ाया और उस पर आप डिबेट ऑर्गेनाइज करा लीजिए क्लास में, क्विज करवा लीजिए क्लास में। आप 2 ग्रुप बना सकते हैं और दोनों ग्रुप को A B करके और दोनों में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या क्विज कॉम्पिटिशन्स करवा सकते हैं क्लास में। Then next is wall magazine. A wall magazine is a periodical run on a notice board, especially in an educational institute, where the students and other members of the institution can post their articles, poems, drawing and other such compositions to share with each other. वॉल मैगजीन क्या है, जैसे कॉलेज में डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं, नोटिस बोर्ड्स होते हैं, उसमें आप अलग अलग चीज़ें डिस्प्ले करने बोल सकते हैं बच्चों को, जैसे पोएम्स हो गई, उनकी स्टोरीज हो गई, या फिर अगर आप उसको कोई एक टॉपिक दे दीजिए बच्चों को, कोई एक कंटेंट दे दीजिए, और उस कंटेंट पे बेस्ड बच्चे इस दिन, जैसे मंडे को आपने पॉल्यूशन दे दिया, सपोज आप पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स या पोएम्स या जो भी चीज़ें आप लिखना बताना चाहते हैं उसको आप नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर दीजिए। या वॉल मैगजीन, जैसे यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है कि वॉल मैगजीन, आप क्लास में ही एक वॉल बना दीजिए और उस वॉल में आप डेज डिसाइड कर लीजिए कि मंडे को रोल नंबर 1 to 10 इस वॉल मैगजीन में कुछ डिस्प्ले करेंगे। कोई सा टॉपिक दे दीजिए बच्चों को, अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक दे दीजिए, और क्लास में फिर एक टाइम डिसाइड कर दीजिए कि इस टाइम पे सारे बच्चे उस वॉल मैगजीन को देखेंगे, पढ़ेंगे, और फिर उसके बेसिस पे भी आप क्विज और डिबेट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बच्चों के टेस्ट ले सकते हैं और उनसे इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा है, क्या सीखा उससे और क्या नहीं सीखा। देन नेक्स्ट इज लर्निंग स्टेशन। लर्निंग स्टेशन जो टेक्निक है, इसमें क्या होता है कि हम कुछ स्टेशंस बना देते हैं क्लास में, मीन्स हम छोटे छोटे ग्रुप्स बना देते हैं क्लास में, और उस ग्रुप में हम हर ग्रुप को एक अलग अलग टॉपिक दे देते हैं पढ़ने के लिए। तो ग्रुप जो है, ग्रुप फॉर्मेशन के टाइम में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप जो ग्रुप बनाएंगे वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे एक फ्रेंड्स लोगों का एक ग्रुप बन गया, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा कि बच्चों में पढ़ाई कम होगी और बातें ज़्यादा होगी। प्लस ये भी नहीं होना चाहिए कि सारे जो अबव एवरेज बच्चे हैं उनका एक ग्रुप आपने बना दिया और बिलो एवरेज बच्चे जो हैं उनका अलग ग्रुप बन गया, तो उसमें भी जो लर्निंग आउटकम है वो बहुत अच्छा नहीं आएगा। तो आपको ग्रुप बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि आप जो ग्रुप फॉर्मुलेट करेंगे वो मिक्स्ड बच्चों का होना चाहिए, हर तरीके के बच्चे एक ग्रुप में आना चाहिए। आपने छोटे छोटे से ग्रुप्स बना दिए क्लास में, उनको अलग अलग जगह बैठा दीजिए, सबको अलग अलग टॉपिक्स दे दीजिए और सबको बुक्स प्रोवाइड कर दीजिए, है ना। तो फिर ऐसे करके क्या हो, जैसे सपोज आपने 4 ग्रुप बनाए हैं, तो आपने एक को लैंड पॉल्यूशन दे दिया, एक को वाटर पॉल्यूशन दे दिया, एक को साउंड पॉल्यूशन दे दिया। ऐसे करके हर ग्रुप में आप अलग अलग टॉपिक्स दे सकते हैं। तो आपने जो अलग अलग टॉपिक दिया, उस टॉपिक के बारे में वो स्टूडेंट को सारी चीज़ें पढ़ना है, आपस में डिस्कस करना है और उस चीज़ों को नोट डाउन करना है, और क्लास के एंड में आप हर ग्रुप को क्लास में प्रेजेंटेशन देने बोल सकते हैं। तो ये हो गया लर्निंग स्टेशन। फिर आपको क्या करना है, क्योंकि ये लर्निंग स्टेशन है तो एक एक स्टेशन जो आपने ग्रुप बनाया है ये एक एक स्टेशन है, और जब आपने एक बच्चों को टाइम प्रोवाइड कर दिया कि 15 मिनट्स में आपको ये वाला जो टॉपिक है इसको पूरा पढ़ना है। आफ्टर 15 मिनट्स क्या करना है, आपको जो ग्रुप है उसको रोटेट कर देना है। जो ग्रुप 1 है वो ग्रुप 2 का टॉपिक पढ़ेगा, जो ग्रुप 2 है वो ग्रुप 3 का टॉपिक पढ़ेगा, जो ग्रुप 3 है वो ग्रुप 4 का टॉपिक पढ़ेगा। इस तरीके से बच्चों को रोटेट आप करते जाएंगे, और फिर क्लास के एंड में क्या होगा कि सारे बच्चे, क्योंकि हर स्टेशन में जाके हर चीज़ें सीख रहे हैं, तो क्लास के एंड में बच्चे सारे जो टॉपिक्स हैं जो आपने उस क्लास में दिया हुआ है वो सारे टॉपिक सारे बच्चे सीख पाएंगे। देन नेक्स्ट इज
जिक्सॉ ग्रुप, हमने लर्निंग स्टेशन के लिए जो ग्रुप बनाया है वो जो ग्रुप है, हर ग्रुप ने एक एक चीज़ सीखी। अब हम जिक्सॉ ग्रुप में क्या करते हैं, हम सारे ग्रुप में से एक एक बच्चे लेके और एक नया ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो सारे ग्रुप में से जब आप एक एक बच्चे लेके नए नए ग्रुप फॉर्म करेंगे तो उसके बाद जो एंड में आपके पास एक जो ग्रुप आएगा उसमें क्या होगा, हर टॉपिक पढ़ा हुआ एक एक बच्चा एक ग्रुप में रहेगा। यानी कि आपने पॉल्यूशन के जितने टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आपने अलग अलग ग्रुप में दिए थे, तो आपका जो नया जो ग्रुप फॉर्म हुआ है उसमें एक बच्चा ऐसा रहेगा जिसने एयर पॉल्यूशन पढ़ा था, एक बच्चा ऐसा रहेगा जिसने वाटर पॉल्यूशन पढ़ा था, एक बच्चा ऐसा रहेगा जिसने साउंड पॉल्यूशन पढ़ा था। तो एक ग्रुप आपका ऐसा बन गया जिसमें बच्चे ने सब कुछ पढ़ा हुआ है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस ग्रुप में आप सब बच्चों को बोल सकते हैं कि अपनी अपनी लर्निंग इस नए ग्रुप में शेयर करें। इस ग्रुप को हम बोलते हैं जिक्सॉ ग्रुप। तो जिक्सॉ ग्रुप इज अ ग्रुपिंग strategy in which the members of the class are organized into groups, then rearranged into new groups to share their learning. This is an excellent method for improving students' teamwork and communication skills. Thank you very much. That's all for today's class.